नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे उन लाखों उम्मीदों की जो सरकारी फाइलों की मोटी परतों के नीचे दबी हैं, उन आवाज़ों की जिन्हें तब तक सुना नहीं जाता जब तक वे सड़कों पर उमड़ते जनसैलाब का हिस्सा न बन जाएं। यह दास्तान है देश के उन 60 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों और लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन विडंबना देखिए, अपने हक के लिए उन्हें हर दशक में एक नई जंग लड़नी पड़ती है। यह कहानी 8वें वेतन आयोग की है, जो सिर्फ एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि लाखों घरों के भविष्य की नींव रखने वाला एक दस्तावेज बनने जा रहा है। हाल ही में कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक साक्षात्कार में जो कहा, वह महज एक बयान नहीं था। वह दशकों से दबाई गई शिकायतों, अनसुनी फरियादों और अधूरे वादों की एक सजीव गाथा थी। उनकी बातों में गुस्सा नहीं बल्कि अकाट्य तर्क थे, शिकायत नहीं बल्कि ठोस आंकड़े थे। और यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से एक सरकारी कर्मचारी के जीवन की सबसे बड़ी गणना शुरू होती है, फिटमेंट फैक्टर। हम और आप शायद फिटमेंट फैक्टर को केवल तनख्वाह बढ़ाने का एक गणितीय फॉर्मूला मानते हों, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा हमें याद दिलाते हैं कि यह कोई हवाई गणना नहीं है। इसकी बुनियाद डॉक्टर एक्रॉयड के उस सिद्धांत पर टिकी है जो यह तय करता है कि एक इंसान को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए। इसमें कितनी कैलोरी का भोजन, तन ढकने के लिए कितने मीटर कपड़ा, बीमारी में कितनी दवाइयां, सिर छुपाने के लिए कितना बड़ा घर और आज के डिजिटल युग में कितना इंटरनेट डेटा चाहिए, इन सभी का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। जरा एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, यह सिद्धांत उस समय गढ़ा गया था जब चिट्ठियां हफ्तों में पहुंचती थीं, जब मोबाइल फोन एक कल्पना मात्र थे और डिजिटल इंडिया का कोई नामो निशान नहीं था। क्या उस पुराने दौर का चश्मा आज की तेज रफ्तार हकीकत को देख सकता है? क्या बैलगाड़ी के युग में बने नियम आज के बुलेट ट्रेन के युग में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन स्तर को निर्धारित कर सकते हैं? जवाब एक जोरदार नहीं है। शिव गोपाल मिश्रा इसी जमीनी हकीकत की बात करते हैं। वह कहते हैं कि अब सरकार को सिद्धांतों की पुरानी किताबों से बाहर निकलना होगा। उसे देश में बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की बदलती जरूरतों को जमीन पर खड़े होकर समझना होगा। उनकी बातों में पिछले वेतन आयोग की कड़वी यादें आज भी ताजा हैं। वह उस समय को याद करते हैं जब कर्मचारी संगठनों ने एक तार्किक और विस्तृत विश्लेषण के बाद 3.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी थी। यह कोई मनमानी मांग नहीं थी, बल्कि देश के आर्थिक हालात और एक कर्मचारी की वास्तविक जरूरतों का वैज्ञानिक मूल्यांकन था। लेकिन मिला क्या? सिर्फ 2.57 का फैक्टर। यह केवल एक समझौता नहीं था बल्कि लाखों उम्मीदों पर एक सीधा आघात था। और इस मजाक की इंतहा तो तब हुई जब 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अशोक माथुर ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये सुझाया। कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी मेहनत का सही मोल मिल पाएगा। लेकिन फिर एक बैठक हुई तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ, और उस बंद कमरे की बैठक के बाद जब फैसला बाहर आया तो 21,000 रुपये की उम्मीद घटकर 18,000 रुपये की कड़वी हकीकत बन गई। यह क्या था? क्या यह लोकतंत्र का विवेक था या सत्ता का अहंकार? यह सवाल आज भी लाखों कर्मचारियों के मन में एक कांटे की तरह चुभता है। अब जब 8वें वेतन आयोग की आहट सुनाई दे रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? क्या फिर से वही मांगें, वही बहस और वही अधूरा फैसला होगा? शिव गोपाल मिश्रा इस बार पूरी तरह स्पष्ट हैं। वह कहते हैं कि हां, बहस जरूर होगी, लेकिन इस बार की बहस सिर्फ शोर की नहीं बल्कि ठोस सबूतों और तर्कों पर आधारित होगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार कर्मचारी संगठन किसी भी तरह के दबाव में आकर समझौता करने के मूड में नहीं है। यह कोई खैरात नहीं है, यह हमारा अधिकार है। जब उनसे भविष्य की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े संयम और दूरदर्शिता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारी मांग आज भी 3.86 की है, लेकिन हमारी रणनीति सिर्फ मांग पत्र सौंपना नहीं है। हम एक ऐसा विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो हर कसौटी पर खरा उतरे, जो वैज्ञानिक हो, तार्किक हो और जिसे सरकार यह कहकर खारिज न कर सके कि कर्मचारी संगठन तो हमेशा कुछ भी मांगते रहते हैं। आप इस रणनीति की गहराई को समझिए। यह टकराव की नहीं बल्कि तैयारी की रणनीति है। यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि इस बार फैसले का आधार राजनीति नहीं बल्कि नीति बने। सरकार के साथ 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं।
लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तब शुरू होगा जब 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यक्षेत्र की शर्तें अधिसूचित होंगी। यह सुनने में एक भारी भरकम सरकारी शब्द लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इन्हीं चंद पन्नों में लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लगा होता है। यही शर्तें तय करती हैं कि आयोग किन मुद्दों पर विचार करेगा, किन पर नहीं, और उसकी सीमाएं क्या होंगी। वेतन सिर्फ बैंक खाते में आने वाली एक संख्या नहीं है। यह आपके बच्चे की स्कूल की फीस है, यह आपके माता पिता की महंगी दवाइयां हैं, यह आपके किराए का मकान है, दफ्तर आने जाने का रोज का सफर है, और भविष्य को सुरक्षित रखने वाली एक छोटी सी बचत है। जरा उन रेलवे कर्मचारियों के बारे में सोचिए जिनकी वजह से यह देश 24 घंटे चलता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हर साल 500 से ज्यादा रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवा देते हैं। वे देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन न तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है और न ही देश की मुख्यधारा की मीडिया में उनका जिक्र होता है। जब देश के निर्माण में अपना खून पसीना बहाने वाले हर विभाग के कर्मचारी को उसकी सबसे बुनियादी जरूरत यानी वेतन और पेंशन के लिए भी संघर्ष करना पड़े, तो क्या यह उस राष्ट्र के प्रति अन्याय नहीं है जिसकी वह सेवा कर रहे हैं? कुछ लोग तर्क देते हैं कि फिटमेंट फैक्टर या वेतन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है, लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। जब एक कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है तो वह केवल अपने घर नहीं जाती, वह पैसा बाजार में आता है जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। वह कर्मचारी अपने बच्चे के लिए बेहतर स्कूल चुनता है जिससे शिक्षा का स्तर सुधरता है। वह बेहतर इलाज के लिए अच्छे अस्पताल जाता है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ती है। वह घर खरीदने की योजना बनाता है जिससे रियल एस्टेट और उससे जुड़े उद्योगों को गति मिलती है। यानी कर्मचारी को दिया गया हर अतिरिक्त रुपया देश के आर्थिक चक्र को तेज करने वाला ईंधन बन जाता है। तो यह बहस सिर्फ वेतन की नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की भी है। अब सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल, 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा? फिलहाल जो प्रस्तावित तारीख है वह है 1 जनवरी 2026। शिव गोपाल मिश्रा का दावा है कि अगर सरकार की मंशा साफ हो तो यह पूरा काम महज 2 महीनों के भीतर पूरा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 7वें वेतन आयोग के विपरीत इस बार सारा डेटा, हर कर्मचारी का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में मौजूद है। एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध है। तो फिर देरी का सवाल ही क्यों उठता है? यहीं पर एक और पेंच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। देरी की सूरत में पेंशन धारकों को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि सरकार उन्हें बकाया राशि का भुगतान आयोग के लागू होने की तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से ही करती है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होता। सरकार उन्हें महंगाई भत्ते जैसे लाभ अंतिम घोषणा की तारीख से देना शुरू करती है, पिछले महीनों का एरियर या बकाया नहीं देती। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस बार सरकार से पुरजोर आग्रह कर रहे हैं कि अगर प्रक्रिया में देरी होती भी है तो कर्मचारियों को उनके भत्तों का पूरा एरियर दिया जाए। यह न्याय का तकाजा है। एक पेंशन भोगी अपनी जिंदगी के 40 साल देश की सेवा में लगा देता है और सेवानिवृत्ति के बाद उसे क्या मिलता है? फाइलों का एक जंजाल, नियमों की एक भूल भुलैया और सरकारी घोषणाओं का अंतहीन इंतजार। उसी इंतजार के बीच कर्मचारी संगठन पेंशन को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। वे कहते हैं कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि जीवन भर की सेवा का सम्मान है। और अब उस ताजा खबर पर आते हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। 1 जुलाई 2025 से आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 58% हो गया है। हाँ, इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। सरकार संभवतः अक्टूबर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर अपनी मुहर लगाएगी। लेकिन जब भी मुहर लगेगी, यह लागू 1 जुलाई से ही माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अक्टूबर में जब आपकी तनख्वाह या पेंशन आएगी तो वह 58% बढ़े हुए DAR के साथ आएगी। इतना ही नहीं, आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का बकाया पैसा भी एक साथ मिलेगा। तो अगर आप त्योहारों के खर्च को लेकर चिंतित थे तो सरकार आपको अक्टूबर में एक दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सिर्फ त्योहारों पर ही याद किया जाना चाहिए? क्या यह देश इस बुनियादी बात को नजरअंदाज करता रहेगा कि एक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी सिर्फ एक वोटर नहीं है, वह एक राष्ट्र निर्माता है। वह वही व्यक्ति है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी ट्रेन समय पर चले। वह वही व्यक्ति है
जो आपके पासपोर्ट और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बनाता है। वह सीमाओं पर आपकी सुरक्षा करता है, स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ाता है और सड़कों से लेकर दफ्तरों तक इस देश की मशीनरी को हर रोज चलाता है। ऐसे राष्ट्र निर्माताओं को अपने हक के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग की तरफ देखने पर मजबूर करना, क्या यह हमारे लोकतंत्र की सामूहिक विफलता नहीं है? इसलिए आज की इस चर्चा का निचोड़ सिर्फ इतना है कि यह लड़ाई कृपा या दया की नहीं है, यह हक और सम्मान की लड़ाई है। कर्मचारी संगठन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का मोल तय हो, लेकिन वह मोल वैज्ञानिक तर्कों, जमीनी हकीकत के आंकड़ों और मानवीय जरूरतों की गणना से तय हो, न कि किसी बंद कमरे में लिए गए राजनीतिक फैसले या सत्ता की सनक से। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो सिर्फ यह मत सोचिएगा कि कुछ हजार रुपए बढ़ जाएंगे। यह सोचिएगा कि इस देश का कर्मचारी अपने सम्मान और अधिकार की लड़ाई में एक और कदम आगे बढ़ा है। और इसी उम्मीद के साथ कि सत्ता के गलियारों में इस बार तर्क की गूंज जरूर सुनाई देगी, हम और आप भविष्य की सूचनाओं का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।